क्योंकि जो हमारे प्रदेश के जो हमारे युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो रोजगार करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं और जिन पर हमारा उत्तराखंड का भविष्य टिका है, अगर वो ही यहाँ नहीं रहेंगे तो कैसे उत्तराखंड विकास कर पाएगा। ड्रग्स की लत में बहुत सारे परिवार प्रभावित हैं और एक जब घर का कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति इस लत का शिकार होता है तो लगभग सारा परिवार तबाह हो जाता है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी, आप आए और मुझसे मेरी पूछा इस विषय में। और हमें बोलना भी चाहिए, जागरूक होना चाहिए हम सभी को। जब एक एक भारतवासी जागरूक होगा तो डेवलपमेंट कैसे मिलेगा, सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आईपा का, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है ये, बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये बहुत ज़रूरी है कि जनता के बीच जाकर जन मुद्दों को उठाया जाए। नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील समाज की बात करता है, कोशिश करता है उन मुद्दों को समाज के बीच से निकालने की जिन मुद्दों पर कोई बात करना नहीं चाहता, जनप्रतिनिधियों तक बात को पहुंचाना नहीं चाहता। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अनिता शास्त्री जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहला प्रश्न मैम मेरा ये है, क्योंकि हमने देखा ड्रग्स के मामले में बहुत एक्टिव हैं आपकी, क्योंकि आजकल हम देखते हैं उत्तराखंड में बहुत सारे जो युवा वर्ग है वो ड्रग्स की प्रवृत्ति में मलिन है, जहाँ पे हम देख सकते हैं मलिन बस्तियों में जो रहने वाले लोग हैं वो इसके सप्लायर हो जाते हैं। तो सरकार को किस तरीके से जो इस पे काम करना चाहिए? देखिए साक्षी जी, जो ये ड्रग्स का जो चल पड़ा है अभी दौर, जो अभी तो क्या कहें काफ़ी टाइम से चल ही रहा है, बट इस पे जो एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो उस स्तर से नहीं हो पा रही है। लेकिन इसकी लत में, ड्रग्स की लत में बहुत सारे परिवार प्रभावित हैं और एक जब घर का कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति इस लत का शिकार होता है तो लगभग सारा परिवार तबाह हो जाता है। क्योंकि ये लत ऐसी है कि अगर जो एक बार इसमें जुड़ जाता है तो वो अपने घर बार सब कुछ तबाह करने पे तुल जाता है, क्योंकि उसकी लत ही ऐसी कि अगर उसे वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह की जो नशे की लत की जो चल पड़ी, अभी कह रहे हैं कि उत्तराखंड भी उड़ता, पहले कहते थे उड़ता पंजाब, अब उड़ता उत्तराखंड, उसी श्रेणी में हम भी पहुंच गए हैं। और जैसा कि आप कह रहे हो मलिन बस्तियों में भी है और नॉर्मल अच्छी फैमिलीज पे भी है। आजकल ड्रग्स भी स्टेटस सिंबल, मुझे लग रहा है स्टेटस सिंबल होता जा रहा है। मतलब ड्रग्स लेना एक स्टेटस की पहचान भी होगी। आप, मैं सिर्फ यहाँ की बात ना करूँ, आप देखिए बड़े बड़े लेवल पर भी, जैसे बॉलीवुड में भी आपने देखा होगा इस तरह का रुझान आपको देखने को मिल रहा है। तो वाकई में अभी स्थिति बहुत चिंताजनक है उत्तराखंड में भी और इस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। और बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आपने कहा कि बॉलीवुड में भी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं ड्रग्स लेते हुए। हाल फिलहाल की बात करें तो शाहरुख खान के खुद पुत्र जो हैं इसमें पाए गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हमारे स्टेटस सिंबल हो जाते हैं, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं, वही ड्रग्स की प्रवृत्ति में होते हैं और उन्हीं को कहीं ना कहीं कॉपी करने का काम भी हर कोई करता है। अगर मैं मौजूदा समय की बात करी जाए, जहां उत्तराखंड को 21 साल हो चुके हैं, विभिन्न मुद्दे अभी उत्तराखंड में हैं, बहुत सारी मांगे हैं जनता की, लेकिन उस स्तर पे, जो स्तर के लिए उत्तराखंड बना था, अभी तक उस पर काम नहीं हो पाया। हम कह सकते हैं पहाड़ों का उस तरीके से विकास नहीं हो पाया। क्या लगता है कैसे जो है सरकार को काम करना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड की बात करूँ तो ये उत्तराखंड एक अभी बहुत युवा राज्य है, अभी इसे बने हुए 21-22 साल ही हुए हैं। तो अभी बहुत काम करने की, ग्रास रूट लेवल से काम करने की आवश्यकता है। और जो हमारा उत्तराखंड है वो उसकी जो विषम भौगोलिक परिस्थिति है उस हिसाब से अभी काम हुआ नहीं है। शायद यही कारण रहा है पलायन का। पलायन एक बहुत बड़ी महामारी हो चुकी है उत्तराखंड की और कहीं हद तक अब गवर्नमेंट को इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि पलायन अगर नहीं रुकेगा तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे प्रदेश के जो हमारे युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो रोजगार करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं और जिन पर हमारा उत्तराखंड का भविष्य टिका है, अगर वो ही यहाँ नहीं रहेंगे तो कैसे उत्तराखंड विकास कर पाएगा। तो पलायन पर काम करना बहुत ज़रूरी है और पलायन पर काम वैसे तो सरकार कर रही है, लेकिन उस लेवल तक काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पहाड़ों पे जो डेवलपमेंट है उसके लिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की बहुत ज़रूरत है। स्विट्जरलैंड को देखिए, वो भी पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन कितना डेवलप है। हम लोग उसी तर्ज पर हमें काम करना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा इसी तर्ज पे कि जितने भी रोजगार है और आपके कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उनको मैक्सिमम
किया जाए, वहाँ पर उसका वहाँ पर प्रचार किया जाए। और दूसरा हमारा टूरिज्म है, उत्तराखंड बेसिकली एक टूरिस्ट स्टेट है, तो टूरिज्म में नंबर 1 है। और यहाँ पर हमारे चारों धाम हैं, हमारे जो बहुत सुंदर मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब लोग पूरे दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो टूरिज्म का स्टैंडर्ड और बढ़ाना पड़ेगा। और अभी कुछ योजनाएं सरकार ने स्टार्ट की, मुझे लगा कि कुछ तो हो ही रहा है स्टार्टअप इंडिया के तौर पे। जैसे होम स्टे आपने भी सुना होगा, होम स्टे का प्रचलन काफ़ी चल पड़ा है आजकल। तो उसकी एक अच्छा जरिया है ये भी, मतलब एक रोजगार का एक अच्छा जरिया है। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे हमारे पहाड़ों में हमारे फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, उनका वहीं पर ही उसको वो करके कल्चर करके उन्हीं को वहाँ पर जो जैम है, ये सब चीज़ें इस तरह का वहीं पर देन एंड देयर पैकिंग और उसका कंजर्वेशन सब कुछ वहाँ हो, तो ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। बहुत चीज़ें हैं, उस पर काम किया जा सकता है। बिल्कुल मैम, और हम देख सकते हैं जिस तरीके से आपने बताया कि उत्तराखंड अपने आप में परिपूर्ण है, चारों धाम यहाँ पर हैं, जल के स्रोत यहाँ पर हैं, जैविक उत्पादन में पीछे नहीं है उत्तराखंड, यानी विश्व प्रसिद्ध हमारा उत्तराखंड है। लेकिन जिस कायदे से काम होना चाहिए, जिस तरीके से इसे और विश्व स्तर पे इकोनॉमिकली भी बढ़ाना चाहिए, उस तरीके से काम नहीं हो पाता। इसके लिए कहीं ना कहीं विफलता सरकार की मानेंगे या फिर जनता की मानेंगे कि वो सवाल नहीं पूछ लिया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जो है जनता जो है सरकार से जवाब नहीं मांगती। देखिए, जैसा कि मैं बताना चाहूँगी आपको, 21-22 वर्ष हो चुके हैं राज्य को बने हुए, और दोनों ही जो नेशनल पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, बारी बारी से आई हैं, लेकिन उस स्तर पर न कांग्रेस का कार्य हुआ है न बीजेपी का, है ना। वो कार्य होना चाहिए। और हमारा जो उत्तराखंड है देवभूमि है ये, और यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है अत्यधिक मात्रा में है, इतना सुंदर प्रदेश है, देवों की भूमि है, उस हिसाब से डेवलपमेंट अभी अधूरा है। और जैविक खेती की जो मैं बात कहूँ तो यहाँ पर बहुत अच्छा है ऑप्शन हमारे पास जैविक खेती के लिए। और आपका हर्बल एग्रीकल्चर, बिल्कुल, क्योंकि आजकल हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं बहुत, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने मैटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि हमारी लाइफ इतनी, मतलब स्टैमिना हमारा खत्म है, हमारा डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये सब किस चीज़ से? ये जो हम जितना हम आधुनिक हो रहे हैं उतना हम डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, उस स्टेज में जा रहे हैं। तो हमें अब प्रकृति की ओर जाना चाहिए, और उसके लिए हमारी लाइफ में ऑर्गेनिक होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, किसी भी चीज़ की, सब्जियां ले लो, आप फल ले लो, हमारे अनाज ले लो, सब में केमिकल है, और धीरे धीरे हम वो केमिकल इंटेक करें जिससे हमारी बॉडी को बहुत नुकसान हो रहा है। तो जैविक जो खेती है उस पर भी विचार होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। हो रही है जैविक खेती, बट उस हिसाब से नहीं हो रहा। और ये जो प्रोडक्ट्स है ये काफ़ी कॉस्टली भी है, तो इसको बड़े स्तर पे काम होना चाहिए जैविक खेती के लिए भी। और मैं समझती हूँ हर्बल के लिए हमारा स्टेट नंबर 1 है। जितने भी जड़ी बूटियाँ सब हमारे हिमालय के, ये मिड हिमालय है, तो यहाँ पर काफ़ी मिलता है ये सब हर्बल जो जड़ी बूटियाँ। तो इन्हीं से उनको संस्करण करके उन्हीं से यहाँ पर हम काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं इसमें, जैविक खेती के रूप में और आपका हर्बल खेती के रूप में। एक मैम, सरकार की ही अगर अभी मेरे जहन में आया, हम अभी ड्रग्स की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार की अगर दोहरी मानसिकता की बात करी जाए तो एक तरफ जहां सरकार जो है बहुत सारे ट्रस्ट बनाती हैं जिसमें एंटी ड्रग्स और एंटी अल्कोहल के खिलाफ मोर्चे चलते हैं, एक तरफ सरकार का आबकारी विभाग चलता है जिसमें टैक्सेस का संचालन होता है शराब की बोतलों को लेकर। गुजरात की बात करें तो ड्राई स्टेट हमारा गुजरात है, वहाँ पे ये ऐसा कोई विभाग नहीं है, तो क्यों उत्तराखंड को ड्राई स्टेट नहीं घोषित किया जाता, या फिर ये आबकारी विभाग और फिर NGOs बनाने का क्या तात्पर्य लगता है? देखिए, मैं बात करूं अगर ड्राई स्टेट की, तो बहुत सारे हैं ऐसे स्टेट जहां पर ड्राई एरिया है वो, और वहाँ पर भी काम हो रहा है। मुझे नहीं लगता उत्तराखंड में अगर हम ड्राई स्टेट कर दे तो कोई दिक्कत आएगी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ी में एक प्रचलन है, सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त, तो थोड़ा सा ये कठिन भी है, क्योंकि देखिए जो पीने वाले हैं वो तो पिएंगे ही, चाहे वो जैसे भी उसका वो करें, क्योंकि ड्राई स्टेट बनाने से ही नहीं होगा। ड्राई स्टेट जो बने हुए जितने भी हैं वहाँ पर भी ऐसा तो नहीं है कि सबने पीना छोड़ दिया हो और वो महंगा हो जाता है और भी ज़्यादा उसके दुष्परिणाम आते हैं। तो अगर ड्राई स्टेट भी ना बनाया जाए तो, लेकिन इस पर भी कोई नीति होनी चाहिए, इस पर भी नीति होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अगर ड्राई स्टेट भी बन जाए तो कोई पुरानी देवभूमि है, सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए।
बिल्कुल कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया की लैकनेस हमें हर बार देखने को मिलती है उत्तराखंड में। एक सवाल में मेरा ये है, शिक्षा प्रणाली को बहुत नज़दीक से आपने देखा है, 15 साल जो है आपने शिक्षक के तौर पे अपना आप कार्यरत रही हैं। अगर सवाल पूछूं मैम, इस समय में, इन 15 सालों के समय में जब आपने शिक्षा प्रणाली को बहुत करीब से देखा, तो क्या आपको इसमें कमियाँ नज़र आई हैं? देखिए मैम, शिक्षा प्रणाली में तो दोष है, मैं मानती हूँ इस बात को। जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है, एक ठोस शिक्षा प्रणाली हमारी बनी नहीं, क्योंकि शिक्षा नीति जो बनी है वो जो 2 माध्यम, हिंदी और अंग्रेजी, मैं उसके खिलाफ हूँ। आप देखिए, एक ही माध्यम होना चाहिए और उसी को हमको फोकस करना चाहिए, एक ही माध्यम को, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश को हम इतना महत्व न दें। आप देखिए, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे वो जापान है, चाहे वो चाइना है, चाहे रशिया है, चाहे जर्मनी है, ये सारे देशों में अपनी लैंग्वेज चलती है इनकी। हाँ जी। वो दे आर नॉट डिपेंड ऑन इंग्लिश, वो अंग्रेजी भाषा पे निर्भर नहीं है। क्या वो डेवलप नहीं हो रहे हैं? क्या वो प्रोग्रेसिव नहीं है, प्रोग्रेस्ड कंट्री नहीं है? वो अपनी भाषा यूज करते हैं हर जगह, अपनी भाषा को प्रमोट करते हैं। उनके शिक्षा नीति में भी अपनी भाषा को ही प्रमोट किया जाता है, लेकिन इवन देन वो इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दोहरी शिक्षा नीति जो है ये हटनी चाहिए, इसको हटाना चाहिए। एक नई स्ट्रॉन्ग शिक्षा नीति बननी चाहिए जिसमें एक माध्यम हो और शिक्षा सबके लिए, एक देश एक समान शिक्षा का सबको होना चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं, इसमें बढ़ जाते हैं बच्चे। अब आज का ये माहौल है कि इंग्लिश मीडियम के कारण जो गरीब तबका है वो भी मजबूर है अपने पेट काट कर भी वो अपने मतलब बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें पावर नहीं है उतनी, वो बल्कि हिंदी माध्यम जो स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और माध्यम हिंदी ही रखो सबका। CBSE एक बोर्ड बनाओ, सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन सिस्टम। कोई ऐसा नहीं कि ये CBSE, ICSE और दुनिया भर के स्टेट बोर्ड, ये एक बोर्ड, समान शिक्षा, एक देश एक शिक्षा एक देश, है ना, 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी, ये होना चाहिए। इसके पीछे की मैम मुख्य वजह ये तो नहीं कि प्राइवेट जो सारे स्कूल्स हो गए हैं, हम देखते हैं बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो क्रिश्चियन के जो ट्रस्ट होता है उस पर चलते हैं। हम देखते हैं एन मैरी, सेंट थॉमस, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो फॉरेन से संचालित होते हैं। तो इसकी वजह ये भी तो नहीं कि हम अपनी संस्कृति को भूलते आए हैं? बिल्कुल भूल रहे हैं हम संस्कृति को। देखिए, जो मिशनरीज के स्कूल हैं उनका उद्देश्य हम सब जानते हैं कि क्या है। मिशनरीज के स्कूल का इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बढ़ावा देना। और आप देखिए, आजकल शिक्षा माफिया बहुत सक्रिय है, मैं तो शिक्षा माफिया ही बोलूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। अब एजुकेशन अब एक बिजनेस बन के रह गया है। ये नॉलेज बांटने का काम नहीं रह गया, ये अब बिजनेस बन के, जितने भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, स्कूल खोलते हैं। उनको पता है कि यहाँ पर बस एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डालकर बड़ा स्कूल खोल दो और वहाँ पर हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ये वो, क्योंकि पेरेंट्स अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से और वो उसके एवज में मोटा पैसा वसूलते हैं। तो उनका एक बिजनेस है। अब एक साल का अगर बोर्डिंग की मैं बात करूँ तो 5-6 लाख मिनिमम है। बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छा जरिया है इनकम का। तो ये जो स्कूल खुल रहे हैं ना, एक हर गली मोहल्ले में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, इसको बंद कर देना चाहिए। सरकार को इस पर ठोस नीति बनानी चाहिए। शिक्षा नीति एक ठोस नीति होनी चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए और उसी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और इसको जनता को भी सोचना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम के पीछे ना पढ़कर, मतलब बच्चों को इतना, जिस स्कूल में आप भेज रहे हो वहाँ जनता को जागरूक होना पड़ेगा। भेड़ चाल अगर हम कर रहे हैं तो फिर हम भी गलत दिशा में जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखो, सरकार का रोल है कि उनको इस तरह की नीति बनाए, क्योंकि नीति तो सरकार ही बनाएगी। और जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि भेड़ चाल न करके। अब देखिए, पहले के टाइम में इंग्लिश मीडियम स्कूल इतने नहीं हुआ करते थे। क्या पहले के टाइम में बच्चे IAS PCS नहीं बनते थे? अच्छे विभाग में जाते थे और हिंदी मीडियम स्कूल से ही पढ़ के जाते थे। तो ये चीज़ जनता को भी सोचनी चाहिए, जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल मैम। और हमने भी बहुत दफ़ा देखा है कि जो स्टेट्स लेवल के जो स्कूल्स होते हैं, सरकारी स्कूलों से ही कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज में लोग निकलते हैं, आर्मी जैसी लाइन में जाते हैं। और जबकि हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स प्रमोट करते हैं कि आप इतनी परसेंटेज लाएं और आपकी आगे जाके बड़े कॉलेजेस में जो है आपकी भर्तियाँ होंगी। इसी से जुड़ा मैं एक आखिरी एक बात बोलना चाहूँगी साक्षी मैम, सॉरी।
आपको डिस्टर्ब करूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप देखना जितने भी IAS PCS में क्वालिफाई करते हैं ना, वो मैक्सिमम बच्चे नॉर्मल बोर्ड के होते हैं। बिल्कुल। आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल के बहुत कम बहुत निकालते, परसेंटेज उनकी कम वो होती है। सब जॉब्स के सेक्टर में हमें हाँ, ज्यादा देखते वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जाते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में आते बड़े बड़े जो पोस्ट होती हैं IAS PCS ये सब चीज़ें और IPS ये सब, इन सब में मैंने देखा है नॉर्मल बैकग्राउंड के, नॉर्मल बोर्ड से पढ़े हुए, कोई CBSE कोई स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए वो लोग क्वालिफाई करते हैं। तो अब आप खुद आकलन करो कि अगर इंग्लिश मीडियम इतना इम्पोर्टेंट तो वहाँ क्यों नहीं क्वालिफाई करते हैं बच्चे। एक अंतिम प्रश्न मैम मेरा ये है, इसी विषय पे कहीं ना कहीं आईपा भी काम करता है, कोशिश करता है कि जैसे आपके साथ बैठ के हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करी, इन्हीं मुद्दों को जो है हर किसी के जुबान से निकाला जा सके, हर किसी के जहन से निकाला जा सके जिस पे कोई चर्चा करना नहीं चाहता। इस प्रयास को किस तरीके से आप देखती हैं, अगर इस प्रयास के लिए मार्गदर्शन आईपा को मिल जाए? बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी, आप आए और मुझसे मेरी मतलब पूछा इस विषय में, और हमें बोलना भी चाहिए, जागरूक होना चाहिए हम सभी को। जब एक एक भारतवासी जागरूक होगा तो डेवलपमेंट कैसे नहीं होगा, सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आईपा का, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है ये, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है कि जनता के बीच जाकर जन मुद्दों को उठाया जाए ताकि वो बात जनप्रतिनिधियों तक पहुँच सके। तो बहुत अच्छा प्रयास है, मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग। आईपा को समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। ये थी अनीता जी हमारे बीच में, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी, सामाजिक मुद्दों से लेकर शिक्षा प्रणाली पर कैसे चर्चा करनी चाहिए इस पर उनसे बातचीत हुई हमारी। बहुत बेहतरीन हमारी बातचीत रही। साथ में उन्होंने एक बात कही कि आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, आप जागरूक होने चाहिए सरकार की नीतियों को लेकर, और सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।